हाँ जी दोस्तों, क्या हालचाल है। मंडे इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आज का प्रीमिक्स रहेगा इंटरनेशनल रिलेशंस का। और यदि आप ऐसे बेहतरीन रोज के 5 सवाल हर एक सब्जेक्ट के देखना चाहते हैं, इनके पीडीएफ को एक्सेस करना चाहते हैं, तो आज ही इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है प्रीमिक्स स्लीपी क्लासेस, ताकि आपकी कोई पीडीएफ मिस ना हो, इस करके ये टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है। और इस लेक्चर से जुड़ी पीडीएफ भी इसी टेलीग्राम चैनल पे आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, अब देखो, पिछले 10 दिनों में काफी भारी करंट अफेयर्स की डिस्कशन हुई है न्यूज़पेपर्स में। आईआर की बात करें, आज आईआर का प्रीमिक्स है। तो पिछले सप्ताह हमने देखा G20 का समिट हुआ भारत में। उसके बाद हमने देखा भारत और एशियान का 20th समिट हुआ। तो काफी सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहे हैं पिछले कुछ 10 दिनों में। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से। बिकॉज आईआर में मैं बार बार कहता हूं, करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। प्रीलिम्स की जब बात आती है तो हमारा करंट अफेयर्स, हमारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो गेम वही है, 5 सवाल 10 मार्क्स की। और एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको पता है आपने क्या करना है। लाइक वेरी गुड बच्चास, यू हैव टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि कितने सर आपके मार्क्स आए हैं नेगेटिव मार्किंग समेत। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। बात पूछी जा रही है एशियान और इंडिया के समिट के बारे। रिसेंटली हुआ था। अब आपको यह बताना है, चलो आपको एक हिंट मैंने दे दिया कि वो 20th एशियन इंडिया समिट था। अब 3 स्टेटमेंट्स पढ़ो और बताओ इसमें से कितनी करेक्ट है। क्या आपको सही लग रहा है? यहां पे क्वेश्चन को आप देख रहे हो तो पॉज करो और अपना सही आंसर यहां पे निकालने की कोशिश करो। मैं क्वेश्चन को रीड आउट नहीं करूंगा, तभी करके आपको यहां पे पॉज करने को कह रहा हूं। देखिए, सिर्फ एक स्टेटमेंट यहां पे सही है। ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट। विच इज दैट स्टेटमेंट? ये वाला स्टेटमेंट, इंडिया हैज इनवाइटेड एशियन कंट्रीज टू जॉइन कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। जो 20वां एशियन इंडिया समिट हुआ है, एशियन यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये मैनिला में नहीं हुआ। ये कहां हुआ है? इंडोनेशिया में हुआ है। और तिमोर लेस्ते, इस देश ने, ये छोटा सा देश है इंडोनेशिया के बगल में, इस आइलैंड कंट्री ने इस समिट में पार्टिसिपेट किया था एज एन ऑब्जर्वर। अभी भी इस कंट्री को, इस छोटी सी आइलैंड कंट्री को एशियान की मेंबरशिप नहीं मिली है। एशियान में 10 देश आते हैं। तो 18th ईस्ट एशिया समिट हुआ है इंडोनेशिया में। 20th एशियन इंडिया समिट और 18th ईस्ट एशिया समिट, ये दोनों 7 सितंबर यानी कि कुछ ही दिन पहले जकार्ता में, इंडोनेशिया में हुआ है। और इस समिट में, वैसे आपको बताना चाहता हूं, एशियन और इंडिया के संबंध 1992 से शुरू होते हैं। 1991 में आपको याद होगा पीवी नरसिम्हा राव ने, जो कि उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री थे, लुक ईस्ट पॉलिसी का नाम दिया था, जिसके चलते हमने ईस्ट एशियन और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ अपना ट्रेड, कल्चरल कॉन्टैक्ट्स और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने का हमने यहां पे सोचा। और 2014 में नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो लुक ईस्ट का नाम पड़ता है एक्ट ईस्ट। और इस समिट में प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाईलाइट किया कि देखिए, एशियान की सेंट्रलिटी, एशियान का फोकस ही हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रायर है जब बात इंडो पैसिफिक की आती है। आप जानते हैं कि इंडो पैसिफिक में ये जो छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज हैं एशियान के, इनके झगड़े काफी चल रहे हैं चाइना के साथ इन द साउथ चाइना सी। और साथ के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा, ऑल्दो इंडिया और एशियान एफटीए पार्टनर्स हैं, लेकिन यहां पे यह बात करेगी कि शायद अब समय आ चुका है कि हम अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को रिव्यू करें, ताकि इसको और कैसे स्ट्रांग और स्ट्रेंथन किया जा सकता है। तो कुछ 12 ऐसे पॉइंट्स इस पर्टिकुलर मीटिंग में, एशियान की मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 12 पॉइंट्स सामने रखे थे, जिसमें से एक पॉइंट था जॉइंट कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट था, तो ये करेक्ट है। काफी सारे ऐसे पॉइंट्स रखे थे जो कि कवर कर रहे थे कनेक्टिविटी को, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को, ट्रेड और इकोनॉमिक एंगेजमेंट को, पीपल टू पीपल टाइज, डीपनिंग स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट। ऐसे काफी सारे पॉइंट्स थे, जिसमें से एक पॉइंट था जॉइंट कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। और तिमोर लेस्टे की अगर हम बात करें तो उसने इस सम्मेलन में एज एन ऑब्जर्वर पार्टिसिपेट किया था। तिमोर लेस्टे के बारे यहां पे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं। 21वीं सदी की 21st सेंचुरी में जो सबसे पहली सॉवरेन स्टेट बनी थी वो थी तिमोर लेस्टे। तो 20th मई 2002 की बात है और उसी साल
जो रिलेशंस थे इंडोनेशिया के साथ भी इस छोटे से आइलैंड कंट्री के एस्टैब्लिश हुए थे, और काफी समय से एप्लीकेशन जो है तिमोर लेस्टे की ऑफ हैविंग अ परमानेंट मेंबरशिप विद द एशियन वो भी पेंडिंग है। जो नेशनल गवर्नमेंट है इस देश की वो एक सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम पे रन होती है, जहां पे जो पॉपुलरली इलेक्टेड प्रेसिडेंट है वो पावर शेयर करते हैं वहां के प्रधानमंत्री के साथ भी। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपको इस देश के बारे में पता हो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा हमारी प्रीलिम टेस्ट सीरीज के बारे। परख यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2024, अभी इस पे कूपन कोड चल रहा है PTS20, और इसके एडिशन में यदि आप एक और कूपन कोड यूज करते हैं कुबेर लाइव, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट जरूर मिलेगा। कुबेर लाइव आपने कूपन कोड यूज करना है, किसी भी कोर्स को आप बाय करना चाहें तो जब आप इस कोड को यूज करेंगे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ठीक है, तो 7 फुल लेंथ टेस्ट है, 23 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं। तो अभी सितंबर ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है, तो आई एम श्योर कि अक्टूबर के बाद थोड़ा सा आप अपने आप को प्रीलिम्स के ओरिएंटेशन में आने की शुरुआत करेंगे, टेस्ट सीरीज की शुरुआत करेंगे। तो ये कोशिश स्लीपी क्लासेस के द्वारा है आपके प्रीलिम्स के सफर को आसान बनाने के लिए। इन फीचर से जुड़ी सभी बातों के बारे और जानकारी लेने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कभी भी कॉल कर सकते हैं, आपकी पूरी असिस्टेंस की जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, इत्तू सा क्वेश्चन है, छोटा सा। बाय व्हाट नेम इज द पार्लियामेंट ऑफ इजराइल कॉल्ड? 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, फटाफट यहां पे पॉज करके देखें आपको क्या सही लग रहा है। आंसर है बी, नेसेट। देखिए अब पार्लियामेंट है ना, हर एक देश का पार्लियामेंट होता है, कोई नाम से उसको बुलाया जाता है, तो इजराइल के पार्लियामेंट को नेसेट के नाम से बुलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अफगानिस्तान की बात करूं, अफगानिस्तान तो चलो अब तो तालिबान ही चला रहा है अफगानिस्तान को, लेकिन पहले अफगानिस्तान के पार्लियामेंट को शोरा कहा जाता था। सबोर जो है ये क्रोएशिया के पार्लियामेंट को कहा जाता है। अब मैं क्यों नेसेट के बारे में बात कर रहा हूं, बिकॉज कुछ ना पिछले 1-2 महीने से इजराइल में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस चल रहा है, जरा सा एक कंफ्लिक्ट चल रहा है बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। अब ये कोई नई बात नहीं है, हर एक देश में काफी सारी डेमोक्रेसीज में हम देखते हैं कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव का कोई ना कोई पंगा रहता है, भारत में भी हमने देखा है। तो जुलाई 24, 2023 कुछ लगभग 2 महीने पहले की बात है, इजराइल का जो गवर्निंग कोलिशन है उन्होंने एक जुडिशियल रिफॉर्म बिल पास करने की बात करी नेसेट में, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट का जो रिव्यूअल अथॉरिटी है, जो रिव्यूअल पावर है, देखिए कोई भी डेमोक्रेसी है ना वहां पे चेक्स एंड बैलेंसेस बनाए जाते हैं। अब यहां पे भी है। अब देखिए हम यहां पे भारत में कहते हैं कि देखिए जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव अपने आप में कोएग्जिस्टेंट है ना, इंडिपेंडेंटली तो कोई काम नहीं करता है, लेकिन इंडिपेंडेंस ऑफ पावर्स बनाई जाती हैं। कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ पावर्स नहीं है भारत में जैसे अमेरिका में है, उसी तरह से बाकी देशों में भी कोई भी कानून पास किया गया है, लेट्स से इजराइल में कोई कानून पास किया गया है, कनाडा में कोई कानून पास किया गया है, फ्रांस में कोई कानून पास किया गया है, तो वहां की सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट है कि वो देखे कि भैया वो जो कानून पास करा है क्या वो रीजनेबल है, क्या वो कानून जो पास किया है क्या वो लोगों के मौलिक अधिकारों को छीन तो नहीं रहा, लोगों के फंडामेंटल राइट्स को छीन तो नहीं रहा। तो ये काम तो हमारा सुप्रीम कोर्ट भी करता है, जिसको हम जुडिशियल डॉक्ट्रिन कहते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कहते हैं। नाउ अब इस बिल में क्या कंट्रोवर्सी हुई, इस बिल को सपोर्ट तो मिला, लेकिन इस बिल को 64 मेंबर्स का सपोर्ट मिला आउट ऑफ 120 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इजराइल, यानी कि जो नेसेट के मेंबर्स थे। बाकी जो ऑपोजिशन मेंबर्स थे, तो अभी तो रूलिंग जो पार्टी है वो बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी है, और जो ऑपोजिशन जो लोग थे, जो ऑपोजिशन पार्टी के लोग थे, दे वॉकड आउट। उन्होंने कहा कि ये बिल हमें मंजूर नहीं है, हम इस पे वोट भी नहीं करेंगे। और बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट लोगों ने करे कि ये जो बिल इजराइल की सरकार ने पार्लियामेंट में पास करा है, नेसेट में पास करा है, ये सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को छीन रहा है। अब इजराइल के प्रधानमंत्री और इजराइल की रूलिंग पार्टी ये कहती है कि भी जुडिशरी जो है उसका क्या मतलब बनता है एग्जीक्यूटिव के काम में दखलंदाजी करने का। हमको लोगों ने चुना है, लोगों ने वोट किया है, तो हम कोई भी कानून बनाएंगे, कुछ भी हम स्थिति बनाते हैं, कुछ भी हम नीतियां बनाते हैं, लोगों के हित में बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का क्या लेने देना कि वो इस कानून को रिव्यू करे, सुप्रीम कोर्ट का क्या लेना देना हमारे मामले में हमारे काम में इंटरफेयर करे। तो लेकिन एक बात समझे कि एक डॉक्ट्रीन होती है, अब इस डॉक्ट्रीन के बारे ज्यादा डिटेल में तो मैं नहीं बात करूंगा, रीजनेबलनेस की बात करते हैं। अब ये देखिए कोई ऐसा नहीं है, ये जो रीजनेबलनेस जो डॉक्ट्रीन है केवल इजराइल में है, ये एक लीगल स्टैंडर्ड है जो कि ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा और भी देशों में इस्तेमाल किया जाता है।
कि कोर्ट एक फैसले को अनरीजनेबल मान सकती है अगर किसी, देखिए सरकार ने कोई ऐसा कानून पास किया है जो कि बहुत अनरीजनेबल है, जो कि अब जैसे भारत में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आता है, तो कोई ऐसा कानून पास किया गया है, कोई ऐसी पॉलिसी पास करी गई है जो कि लोगों के हित में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि वो लोगों के हित में नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट का अपना वहां पे राइट है कि वो ऐसे कानून को कह सकती है, कहीं पार्लियामेंट को कहा जा सकता है कि इस कानून को फिर से रिव्यू किया जाए। ये जो पावर है ना सुप्रीम कोर्ट की, टू डिसाइड दैट समथिंग वेदर इट इज रीजनेबल और अनरीजनेबल, ये पावर इस बिल के द्वारा, इजराइल में जो बिल पास किया गया है, सो कॉल्ड जुडिशियल रिफॉर्म बिल, इस बिल के द्वारा वो पावर छीन ली गई है। अगला सवाल लंबा सवाल है तो इस करके मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं आपको पढ़ने के लिए कहूंगा, यहां पे पॉज करके दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ें। यूपीएससी में आजकल ऐसे क्वेश्चंस देख रहे हैं ना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, दिखने में लगेगा कि सीसैट का सवाल है, तो दो स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं, दोनों स्टेटमेंट्स को अच्छी तरह से पढ़ो, पॉज कर लो, अच्छे बच्चों की तरह पॉज कर लो, और उसके बाद देखो कि आपको क्या सही लग रहा है। मैं आपको यहां पे दोनों स्टेटमेंट्स वैसे बता दूं, बीआरआई के ऊपर है, अब यहां पे भी पॉज करके देखो कि आपको क्या सही लग रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट्स हैं, क्या स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्या स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्या स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, या थोड़ा सीसैट वाला एंगल लेके आता हूं कि डेटा इनसफिशिएंट है, क्या आपको लगता है। अगेन ये क्वेश्चन है, बीआरआई की बात हो रही है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात हो रही है, और ये आपके सामने 4 स्टेटमेंट्स हैं, क्या सही लग रहा है। चलिए मैं उम्मीद करता हूं अभी तक आपने आंसर निकाल लिया होगा। आंसर इसका है दोस्तों सी, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, लेकिन जो पहला स्टेटमेंट है ना, वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है दूसरे स्टेटमेंट का। स्टेटमेंट 2 ये है, स्टेटमेंट 1 ये है, तो स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 2 का। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, देखिए इसके बारे में बहुत बातचीत रहती है न्यूज़पेपर्स में। बीआरआई को काउंटर करने के लिए अमेरिका और अमेरिका के जो वेस्टर्न फ्रेंड्स हैं वो काफी सारे इनिशिएटिव्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। बहुत ज्यादा कोशिश है भारत की भी कि कैसे इस बीआरआई इनिशिएटिव को काउंटर किया जाए। जरा सर, ये जो नाम है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, 2013 में ये इनिशिएटिव शुरू करा गया था चाइना के राष्ट्रपति जी जिनपिंग के द्वारा। उन्होंने इंस्पिरेशन इस इनिशिएटिव का ड्रॉ किया फ्रॉम दी ओल्ड सिल्क रूट। सिल्क रूट अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है, ये हैन डायनेस्टी के द्वारा इस्टेब्लिश करी गई थी 2000 साल पहले। एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहता हूं कि हैन डायनेस्टी, जैसे भारत में था ना कि अशोक मौर्यन डायनेस्टी थी, अशोका का साम्राज्य था, अफगानिस्तान से लेकर श्रीलंका तक कितना ह्यूज एम्पायर था। अब देखिए आज तो चीजें बदल गई है ना, आज इंडिया अलग है, श्रीलंका अलग है, अफगानिस्तान अलग है। जी जिनपिंग की ना एक आदत है, वो हर एक बात में ना अखंड चाइना का जो सपना वो देखते हैं, वो अखंड चाइना का सपना देखने के लिए ना हैन डायनेस्टी के रूल को जस्टिफाई करते हैं कि देखिए 2000 साल पहले साउथ चाइना सी के इतने सारे आइलैंड्स थे, वो हमारे थे, अक्साई चिन हमारा था, अरुणाचल हमारा था, ये हमारा था। तो वो हर एक चीज का जो आधार है ना, वो जस्टिफिकेशन ये हैन डायनेस्टी का देते हैं। और ये हैन डायनेस्टी के द्वारा जो सिल्क रूट उस वक्त शुरू किया गया था, सिल्क रूट एक एंशिएंट नेटवर्क है जो कि चाइना के जियान प्रोविंस से शुरू होता था और ये टर्मिनेट कहां होता था, ऑल द वे जाके मेडिटेरेनियन सी में। तो एक एंशिएंट नेटवर्क ऑफ ट्रेड रूट्स था जिसने चाइना को कनेक्ट किया टू द मेडिटेरेनियन सी वाया द यूरेशियन रीजन फॉर मेनी सेंचुरीज। अब उसी चीज को रिवाइव करने के लिए ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव स्थापित 2013 में करा गया था। इसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के 2 कंपोनेंट्स हैं, एक तो कॉन्टिनेंटल रूट है जो कि यहां से शुरू हो रहा है, जियान से लेके ऑल द वे जा रहा है यूरोप में, पासिंग द मेडिटेरेनियन सी, और एक इसका मैरिटाइम कंपोनेंट भी है, मैरिटाइम सिल्क रूट भी है। तो इसके 2 कंपोनेंट्स हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के, एक कॉन्टिनेंटल रूट है, लैंड रूट है, और एक मैरिटाइम रूट है। ये आपको पता होना चाहिए। बीआरआई को लेके बहुत सारी बातें हम अपने करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में भी करते रहते हैं। तो यदि आप स्ट्रगल करते हैं आईआर के करंट अफेयर्स को फॉलो करने के लिए, यदि आपको लगता है कि आईआर में बहुत सारे करंट अफेयर्स हैं एंड यू फील वेरी ओवरवेल्म्ड कि कैसे मैं उस करंट अफेयर्स को कवर करूंगा या करूंगी, तो आप कभी भी चाहें तो कुबेर सर का आईआर के करंट अफेयर्स का प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं स्लीपी क्लासेस में एट अ वेरी नॉमिनल फी। कुबेर लाइव का कोड अगर आप यूज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। चौथा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखिए ये आपके सामने जो क्वेश्चन है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात कर रहा है। 2 स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं, आपने ये पता लगाना है इनमें से कौन सी इनकरेक्ट है।
बिल्कुल फ्रेश करंट अफेयर्स हैं, बिल्कुल फ्रेश टॉपिक में से है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले G20 का समिट होके हटा है भारत मंडपम में। भारत में G20 का समिट हुआ है, उससे जुड़ा एक सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूं। आपने बताना है इन दोनों स्टेटमेंट में से क्या दोनों इनकरेक्ट हैं, क्या एक इनकरेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट है। तो सही सवाल इसका है दोस्तों, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। मैं अभी इसके एक्सप्लेनेशन पे आता हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यह बताना चाहता हूं कि ये जो प्रपोज कॉरिडोर है ये एम करता है सीमलेस ट्रेड रूट को एस्टैब्लिश करने के लिए, जहां पे जो पोर्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स जो हैं, भारत, सऊदी अरेबिया, यूएई, जॉर्डन, इजराइल और यूरोपियन यूनियन, इन देशों के पोर्ट्स कनेक्ट होंगे, ईरान नहीं है बीच में, यह आपको बात पता हो। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी रिसेंटली सैटरडे को 9 सितंबर को G20 के समिट में ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर लॉन्च किया है। इसको लेके मैं आगे जाके और वीडियोस भी बनाऊंगा, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक है। इस प्रोजेक्ट के सिग्नेटरीज कौन है? भारत है, यूएई है, सऊदी है, ईयू है, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है और इवन अमेरिका है। और आने वाले समय में अमेरिका के राष्ट्रपति ये कहते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये एक बहुत बड़ा एक डील मानी जाएगी, बहुत बड़ा एक ये प्रोजेक्ट माना जाएगा। और इस प्रोजेक्ट में क्षमता है, कैपेसिटी है कि ये चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को भी ओवरटेक कर सकता है। अब आपको शायद ये बात पता होगी कि 2022 का जो G7 समिट हुआ था, 2022 का जो G7 समिट हुआ था जर्मनी में, वहां पे ना ये एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। ये इनिशिएटिव जो है ना, ये इनिशिएटिव बनाया गया था चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए। और ये कहा गया था कि इस इनिशिएटिव के चलते अमेरिका लगभग $300 बिलियन और यूरोपियन यूनियन लगभग 250 से 300 बिलियन यूरोज कंट्रीब्यूट करेंगे बाय 2027 टू मीट द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंटल नीड्स ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। अब ये जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये बेसिकली कॉम्प्लीमेंट करेगा इस पीजीआई इनिशिएटिव को, PGII इनिशिएटिव को। ठीक है, ये जो प्रपोज कॉरिडोर है, जैसे आपको मैंने बताया, दिस विल एस्टैब्लिश सीमलेस ट्रेड रूट्स थ्रू सी एंड ऑल्सो थ्रू रेल connecting the ports of India, Saudi, UAE, Jordan, Israel and the European Union। ईरान नहीं है इसमें। यहां पे मैप देख सकते हैं, इसमें सी रूट भी है और रेल रूट भी है। ठीक है, मुंबई से ये शुरू हो रहा है और आगे ये जा रहा है ऑल द वे टू, आई वुड से, द सेंट्रल ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप। 5वां सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, अफ्रीकन यूनियन की बात हो रही है। अगेन ये करंट अफेयर्स का सवाल है। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, प्लीज इन चीजों को मिस ना करें। यही चीजें आगे जाके, देखिए आईआर में तो सबसे इजी बात है कि करंट अफेयर्स ही आने वाले हैं। बाकी सब्जेक्ट्स में आपको स्टैटिक पढ़ना पड़ता है, पॉलिटी में, हिस्ट्री में। मेरा काम वैसे ही बड़ा आसान बन गया कि मेरे को करंट अफेयर्स पढ़ने हैं और करंट अफेयर्स पढ़ाने हैं, ताकि आप लोगों के जो सवाल आईआर के हैं प्रीलिम्स में, चाहे 5 सवाल आए चाहे 10 सवाल आए, वो गलत ना हो। एटलीस्ट ये लो हैंगिंग फ्रूट है, ये सवाल हमारे गलत ना हो और ये सवाल हमारे सही हो। कट ऑफ में फिर बहुत बड़ा डिफरेंस बन जाता है, बिकॉज बाद में हमको होता है कि हमारे कट ऑफ से 1 नंबर 2 नंबर रह गए। तो अगर ऐसे सवाल हमारे सही होते हैं तो हम संतुष्टि के साथ प्रीलिम्स के बाद मेंस की तैयारी कर सकते हैं। चलिए, क्या आपको सही लग रहा है? 4 स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं, पॉज कर सकते हैं। पूछा आपको ये जा रहा है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट्स या स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या 4 की 4, ऑल 4 आर करेक्ट। क्वेश्चन को फिर से देख लें, यहां पे पॉज कर लें, यहां पे स्टेटमेंट्स को देख लें। तो सही जवाब है दोस्तों, चारों के चारों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। आपको लग रहा होगा कि यार ये मोहम्मद जो गद्दाफी की बात हुई है, क्या इनका रोल था? जी हां, बिल्कुल इनका रोल था। अफ्रीकन यूनियन की स्थापना करने में जो लिबिया के डिक्टेटर थे कर्नल मोहम्मद गद्दाफी, इनका बहुत बड़ा रोल था ये संस्था को बनाने के लिए। थोड़ी इंफॉर्मेशन आपको मैं और दे देता हूं कि अफ्रीकन यूनियन, ये अगेन ब्रेकिंग न्यूज है, अभी सैटरडे को जो G20 का समिट हुआ है, अफ्रीकन यूनियन को मेंबरशिप मिल गई है, परमानेंट मेंबरशिप मिल गई है। पूरा साल इस बात को लेके काफी यहां पे एम्फसाइज किया जा रहा था कि क्या अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबरशिप भारत दिलवा पाएगा G20 में, और ये हो गया है, ये मुमकिन हो पाया है। इसके चलते भारत और अफ्रीका के रिश्ते भी बहुत मजबूत होंगे, बिकॉज भारत ने ये जिम्मेवारी अपने कंधों पे ली थी कि हम अफ्रीकन यूनियन को इस G20 समिट में जरूर परमानेंट मेंबरशिप दिलवाएंगे। अभी तक
एक ऐसा देश अफ्रीका का जो कि G20 में था, वो केवल साउथ अफ्रीका था। अब अफ्रीकन यूनियन जिसमें 55 देश आते हैं, वो 55 के 55 देश को भी AU रिप्रेजेंट करेगा G20 में। ठीक है, नाउ AU का जो प्रीडिसेसर था वो क्या था? OAU, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन, विच वाज आल्सो एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, और इसका एम था टू ब्रिंग अफ्रीकन नेशंस टुगेदर एंड रिजॉल्विंग द कॉमन इश्यूज थ्रू कलेक्टिव एक्शन। ठीक है, और अनलाइक द OAU, द AU कंसंट्रेट करता है अपने तमाम मुद्दों को स्पेसिफिकली टुवर्ड्स एनर्जी एंड रिसोर्सेज, ताकि ग्रेटर यूनिटी और सॉलिडारिटी अचीव की जा सके अफ्रीकन देशों के बीच में, अफ्रीका के लोगों के बीच में। और भी ऐसे अहम मुद्दे हैं, क्योंकि अफ्रीकन कंट्रीज में इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है, टेररिज्म की प्रॉब्लम है, पावर्टी बहुत है, हंगर बहुत है। ऐसे तमाम इश्यूज के ऊपर भी ये अफ्रीकन यूनियन जो है वहां पे कोऑपरेशन दिखाता है, मदद करता है लोगों की। 55 देश हैं इसमें। और एक और चीज आपको बताना चाहता हूं, अफ्रीकन यूनियन फ्री ट्रेड कॉन्टिनेंटल एरिया, तो जो लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एरिया रीजन है पूरी दुनिया में, वो ये अफ्रीकन यूनियन फ्री ट्रेड एरिया माना जाता है, जिसमें 55 देश आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ 5 सवाल थे। उम्मीद करता हूं कि पांचों के पांचों सवाल आपको अच्छे लगे होंगे। उम्मीद करता हूं कि ये 5 सवाल आपके करंट अफेयर्स को थोड़ा और स्ट्रेंथन कर पाए होंगे, कुछ नई बातें आप यहां से सीखे होंगे। क्या आपका सही स्कोर बनता है कमेंट सेक्शन में बताएं। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक बटन को हिट करना मत भूलें। यदि पहली बार आप स्लीपी चैनल पे आके ये वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलना, ताकि ऐसी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे मिस ना हो सके। थैंक यू सो मच, मिलेंगे बहुत जल्द। अ वेरी गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।